अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आप लोग अगर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स होंगे तो ग्रुप बी में आ रहे होंगे। नॉर्मली कॉम्बिनेशन में आप कंपनी लॉ भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर ग्रुप बी के कुछ सब्जेक्ट दिए थे पहले, लेट्स से FR2 ऑडिट वगैरह, जो कि एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, और अब आप चाह रहे होंगे कि जी मैं आप कंपनी लॉ दे दूँ। ये जो वीडियो है हमारी, इसमें कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करना। देखिए कन्वेंशनली क्या होता था, जिस जमाने में मैं सीए कर रहा था उस जमाने में कंपनी लॉ का एक अलग पेपर हुआ करता था, सही है। फिर स्कीम वगैरह चेंज हुई, लॉ का एक ही पेपर होता था, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ दोनों मर्ज होते थे, 40-50 नंबर दोनों मिला के आते थे। अब कंपनी लॉ का सब्जेक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया और ग्रुप बी में उसको शामिल किया गया, ठीक है। थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ। फाइनल में हमारे पास लॉ में पहले क्या होता था कि जितने भी बियर एक्ट्स वगैरह होते थे, जितने भी लॉज होते थे, उन सबको याद करना पड़ रहा होता था और पेपर में ओपन बुक पॉलिसी नहीं थी। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ICAP ने CA फाइनल को ओपन बुक पॉलिसी कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर रहा है, 15-20% पे आ गया। ओपन बुक हो चुका है, 15-20% पे आ गया। उसको भी एनालाइज करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और जब उसने देखा यार फाइनल में रिजल्ट बड़ा खराब आ रहा है, कैफ 7 का एक अलग सब्जेक्ट बना दिया उसने, और उस कैफ 7 का 100 नंबर का उसने सब्जेक्ट बना दिया। 15 नंबर के MCQs आते हैं और कुछ सवाल आते हैं, सही है। अगेन इस सब्जेक्ट में अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 अटेम्प्ट में इसका जो रिजल्ट आया है वो ऑडिट FR2 से भी खराब आया, मतलब बाकी सब्जेक्ट से भी खराब आया। 22%, 34% ये रिजल्ट बना है हमारा कंपनी लॉ का। रीजन क्या है? कुछ रीजन इसके, बच्चा इस सब्जेक्ट को इतना सीरियसली ले नहीं रहा होता। बच्चा ये समझ नहीं रहा कि क्यों उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया गया है, क्यों फाइनल में ये ओपन बुक पॉलिसी है, फाइनल में इसका इतना खराब रिजल्ट आ रहा होता है। मतलब फाइनल में तो ये होता है कि अगर आपने लॉ उठा लिया बाकी सब्जेक्ट के साथ तो फिर वो बाकी सब्जेक्ट भी फेल होते हैं, लॉ भी फेल होता है, इतना लेंदी है। थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि हमने सब्जेक्ट को लेके कैसे चलना है, इस सब्जेक्ट में हमारे पास है क्या, और किस तरीके से फर्स्ट डे से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये कुछ बैकग्राउंड है, ये मैंने ऑडिट किया उसमें आपको बता दिया है, तो इसको मैं क्विकली आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको आपके साथ जो मैं अटेम्प्ट शेयर कर रहा हूँ उसे 2 अटेम्प्ट शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज टोटल 3 अटेम्प्ट हुई है कैफ 7 कंपनी लॉ की। लास्ट अटेम्प्ट तो अभी पेपर हुआ है मार्च 23 का। सितंबर 22 और मार्च 22 आप देखें तो मार्च 22 में आपके पास रिजल्ट कुछ 24% था और सितंबर 22 में ये कुछ 34% किया है। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में 34% का रिजल्ट रहा है इसके अंदर, कैफ 7 कंपनी लॉ के अंदर। एक जो रीजन है उसकी ये है कि जैसे हमने ऑडिट में सिनेरियो बेस्ड और थ्योरी बेस्ड को एनालाइज किया था, यहाँ पे भी इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये जो ब्लू से आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये ब्लू आपके पेपर में सिनेरियो बेस्ड को कवर करता है, और ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये थ्योरी बेस्ड को कवर करता है। इसका मतलब है 60 से 70 नंबर का पेपर आपके पास कैफ 7 में, इसके अंदर मैंने MCQs भी शामिल किए हुए हैं। 60 से 70 नंबर का पेपर आपका सिनेरियो बेस्ड आ रहा होता है, ठीक है। अगली चीज, रीजन क्या है फेलियर की? बच्चा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा है कि यार मैं से वो सिर्फ लॉ का रट्टा लगा लूंगा तो मैं पास कर जाऊंगा। मैं अभी नीचे आपको स्लाइड्स में 2-3 सेक्शन रीड कराऊंगा और उसके इलस्ट्रेशंस आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा यार रट्टा लगाने से पेपर से पास नहीं होगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इनकम्प्लीट कोर्स कवरेज। हमारी ग्रिड ऐसी बनी हुई है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 2-3 छोटी ग्रेड्स हैं उसको करके चले जाए तो 30-40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। जो बाकी ग्रेड्स हैं आपकी वो थोड़ी सी लेंदी ग्रेड्स हैं, उसको नॉर्मली बच्चा इतना फोकस कर नहीं रहा होता और ये रीजन बन जाता है फेल होने का। तो हमारी कोर्स कवरेज पूरी होनी चाहिए। तीसरा, चूंकि सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है बच्चों, ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, देखें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर फर्स्ट एंड से आपको इंप्रेशन ये दिया जाएगा या फिर आप ये इंप्रेशन लेंगे कि यार मैं याद कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा, बच्चों पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप बैठ के लॉ को लिखेंगे नहीं, आप कभी भी लॉ का पर्चा पास नहीं कर सकेंगे, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिसिंग दी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। फाइनल का तो पूरा पर्चा आता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं नॉर्मली क्लास में कोई टॉपिक खत्म कर रहा था तो कैफे तो पास पेपर्स कराता है, फाइनल के सवाल में कराता हूँ, बिकॉज मैं C5 कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं फाइनल के सवाल कराता हूँ तो बच्चे को फिर एक समझ आ रही होती है किस तरह चीजें क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है। लॉ को याद करने में ज्यादा फोकस किया जाता है, लॉ की लिंकिंग में, लॉजिक में और कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ये एक रीजन बन जाता है बच्चे के फेल होने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ पढ़ा, रीड किया, उर्दू में ट्रांसलेट किया, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह नहीं होती। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बच्चे के पास नहीं होंगे, स्टोरीज नहीं होंगी, समझ नहीं आएगा लॉ आया क्यों है, क्यों इस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, पेपर पास करना थोड़ा सा प्यारे बच्चों मुश्किल हो जाता है। ये कुछ रीजन है फेलियर की। मैं आपके साथ रीड करने जा रहा हूँ कुछ एग्जामिनर कमेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा। 24% नहीं, सॉरी 22%। स्प्रिंग 22 में आपके पास जब ये फर्स्ट टाइम ओपन बुक, जब ये फर्स्ट टाइम आपका कंपनी लॉ का एक सेपरेट पेपर बना था, 22% रिजल्ट आया था। ऑडिट, FR2, कॉस्टिंग, MFN से ज्यादा खराब रिजल्ट आया था। क्या रीजन था? ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 8%, क्वेश्चन नंबर 7 11%, क्वेश्चन नंबर 8 4%। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनर्स वाज अनसैटिस्फैक्टरी, ICAP कह रही है। पुअर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 3, 7 and 8. Question number 3 and 8 were scenario based questions where examinee failed to identify
एंड अप्लाई द रेलिवेंट नॉलेज ऑफ लॉ। तो बात वही होती है यार कि जब वो सिनेरियो बेस्ड पूछता है आपसे और कहता है कि जो ऊपर मुझे बताएं क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर सिनेरियो को इवेल्युएट करके बताएं, वहां बच्चा फिर उसको सही से एड्रेस नहीं कर पाता। क्वेश्चन 7 होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द लॉ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था लेकिन स्टिल इट रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ लॉ। क्या मतलब कि सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने लॉ पिक करना है, वंस यू पिक द लॉ आंसर आसान है, बच्चा लॉ तक पिक नहीं कर सकता। तो वही वाली बात, अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं होंगे, आप लॉजिकली साउंड नहीं होंगे, पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दैट पर्टेन्स टू वाइंडिंग अप। However, as it was a new topic included in the syllabus, examinees were unable to attempt it properly, which may largely be attributable to selective studies. 100% कोर्स कवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं, ऑटम 22 का अच्छा रिजल्ट था, 34% था, 22% से इंप्रूव हुआ था। The main reason for the improved results are good performance in MCQs and knowledge based questions। का मतलब MCQs के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करना है and knowledge based questions। Results could have been better if the examinee had applied the relevant knowledge of the law to the scenario based questions। Poor performance was observed in question number 2, 4, 5, 9 and 10। 2, 4, 5, 1%, 1%, 9 and 10। ये 5 सवाल आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों। और अगर हम 5 सवाल टोटल 10-11 सवाल में से 5-6 सवाल अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के आ रहे हैं, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आधा पर्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो सीए का पर्चा पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। मैं CFAP 2 विंटर 2020 का भी आपके साथ एग्जामिनर कमेंट पढ़ लूं। सीए फाइनल के दिस इज द फर्स्ट पेपर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ हेल्ड अंडर द ओपन बुक एनवायरनमेंट। Overall performance was not satisfactory. One of the main reason of this poor performance was those questions where no reference of law was given in the requirement। ये कैफ में भी हरकत हो रही है, सही है। अब वो आपको सिनेरियो देता है और आपसे कहता है कि जी अंडर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन मुझे ड्राफ्ट करके दे, सही है। Examinees were unable to comprehend that under that situation that have to make cross linking the various laws। सही है, various laws link हो रहे थे, बच्चा इसमें ब्लंडर मार गया। सेम अप्रोच उसने कैफ में भी रख दी, सही है। वाइंडिंग अप के सवाल के साथ मीटिंग पूछ रहा है, वाइंडिंग अप के सवाल के साथ रेजोल्यूशन पूछ रहा है, डायरेक्टर और मीटिंग के सवाल को सेम करके पूछ रहा है, मीटिंग्स में वोट्स के सेक्शन पूछ रहा है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट सेक्शंस को आपस में लिंक कर रहा है। Another reason was that they answered the areas which were specifically required to be ignored। मतलब वो चीज जो कि इग्नोर करनी थी उसी को मतलब लिखा हुआ था सवाल में कि भाई आपको ये लॉस इग्नोर करना है, बच्चे ने उसी लॉ के ऊपर आंसर दे दिया। Recently they were unable to complete the paper। It is therefore advised to all examiners to read the question carefully and restrict their answer to the requirement of the question only। थोड़ी सी आप बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके सामने थोड़ा सा जो मैं ऊपर आपके से बातें कर रहा हूँ, ये सुनने में और बोलने में आसान लगती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने एक लॉ लेकर आया हूँ, सेक्शन 9, जो कि इंशाल्लाह हम पहली क्लास में पढ़ेंगे। मैं इसको क्विकली रीड कर रहा हूँ। भाई कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी बनेगी। तो भाई किन लोगों को कंपनी बनाने की जरूरत है? सबसे पहला सेक्शन तो ये होना चाहिए, यस, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनीज। कुछ एसोसिएशन पार्टनरशिप अगर पाकिस्तान में है तो उनको अब कंपनी बनाना जरूरी है, ये ऑब्लिगेशन है। क्या लिखा हुआ है सेक्शन में? नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity or by the individual members thereof unless it is registered as a company under this act। तो बहुत आसान सी बात है भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे अगर 20 से ज़्यादा जायद लोग हैं जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं लेट से, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे कंपनी फॉर्म करना ज़रूरी है, सही है। ये एक सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम शायद पहली क्लास में आधा पौना घंटा पढ़े, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाना है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की इलस्ट्रेशन रखता हूँ। हमारे पास 15 टीचर्स हैं, फाइनेंस में 3 लोग हैं, मार्केटिंग में 2 लोग हैं, एडमिन में 1 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 21 है, ठीक है। क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई होगा? मतलब सेक्शन 9 के तहत क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू रजिस्टर दिस एज अ कंपनी? अगर लॉ आप पढ़े तो लॉ में लिखा हुआ है 20%, सही है। और अगर मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन दी है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 20 से ज्यादा है, 21 है। तो क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस जो कि एक लेट से पार्टनरशिप है या लेट से एक एसोसिएशन है, क्या उसको कंपनी बनाना जरूरी है कि नहीं? अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कंपनी बनाना जरूरी है। क्यों? आप इन सबको काउंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप लॉ को थोड़ा सा तमीज से पढ़ें, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को कंपनी बनाना ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों ऑब्लिगेशन नहीं है? बिकॉज जो 15 टीचर्स हैं मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा, जो फाइनेंस के 3 लोग हैं मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा, जो मार्केटिंग के 2 लोग हैं मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा, ये जो एडमिन में एक बंदा बैठा हुआ है मैं इसको काउंट ही नहीं करूंगा। क्यों काउंट नहीं करूंगा?
20% कौन से वाले हैं जिनका द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप। तो टीचर का स्कूल के प्रॉफिट में कोई दखल अंदाज नहीं है, फाइनेंस का प्रॉफिट में कोई दखल अंदाज नहीं है, मार्केटिंग के बंदे का, ये तो सैलरीड एम्प्लॉइज हमारे, सही है। तो जो आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस से प्रॉफिट अर्न कर रहा है या प्रॉफिट डिराइव कर रहा है या प्रॉफिट शेयर कर रहा है या प्रॉफिट लेके जा रहा है, उनको हम काउंट करेंगे एसोसिएट ऑब्लिगेशन में कि जी वो 20% से एक्सीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा चीजों को इस तरीके से एनालाइज करेंगे और जब हम इस तरीके से इलस्ट्रेशंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। यही सवाल एमसीक्यूज में आ जाता है, यही सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, और बच्चा फिर जब वहां पे जाके सोचने बैठता है कि भैया 20% में ये टीचर को ऐड करूं कि नहीं करूं, फाइनेंस को ऐड करूं कि नहीं करूं, एडमिन को ऐड करूं कि नहीं करूं, और वहां जाके फिर वो ब्लंडर्स मारना स्टार्ट करता है। मैं आपके सामने एक और इलस्ट्रेशन रखता हूं, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, मैं क्विकली रीड करूंगा। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के सेक्शन में हमारे पास एक सेक्शन है कि डायरेक्टर्स की इलेक्शन होगी, सही है। The directors so continuing to perform their function shall take immediate steps to hold the election of director, and in any case of impediment report such circumstances to the registrar within 45 days before the due date of the annual general meeting or extraordinary general meeting as the case may be, in which the elections are to be held, provided that the holding of annual general meeting or extraordinary general meeting as the case may be shall not be delayed for more than 90 days from the due date of the meeting or such extent in time as may be allowed by the registrar for the reason to be recorded। अब ये बात समझने की कोशिश करें, डायरेक्टर की जब इलेक्शन होगी तो उसकी ड्यू डेट होगी, सही है। उस ड्यू डेट पे आपने इलेक्शन करना है। अगर इस ड्यू डेट पे आप इलेक्शन नहीं करवा सकते डायरेक्टर की, तो 45 दिन पहले आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इस ड्यू डेट पे इलेक्शन नहीं कर सकता। मैक्सिमम ड्यू डेट से कितना डिले कर सकता हूँ, 90 डेज, शैल नॉट बी मोर देन 90 डेज। इसका मतलब है एक सेक्शन मेरे पास डायरेक्टर्स का है जिसमें वो कह रहा है कि 90 डेज तक आप अपनी एजीएम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एजीएम को डिले कर सकते हैं, सही है। जब मैं एजीएम के सेक्शन में आता हूं तो वहां लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड इन एनी केस द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम within which any annual general meeting shall be held by a period not exceeding 30 days। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन मिलेगी नहीं, डायरेक्टर के सेक्शन में लिखा हुआ है कि 90 डेज तक आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बच्चा जब सवाल पूछता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, नॉर्मली कुछ गलतियां बच्चे से भी हो जाती हैं, सही है। तो इस चीज को बड़ा एड्रेस करना होगा, सेक्शंस को आपस में लिंक करना होगा। यहाँ जो वो 90 डेज की बात कर रहा है किस पर्पस के लिए कर रहा है, यहाँ जो बात कर रहा है किस एक्सप्रेस के लिए कर रहा है, ठीक है। अगर पेपर में सवाल आ जाए ये रीजन है, एजीएम 90 दिन तक एक्सटेंड हो रही है, तो मैं क्या लिखूं, मैं पेपर में ये वाला सेक्शन लिखूंगा, मैं पेपर में ये वाला सेक्शन लिखूंगा। ये बड़ा जरूरी है। जब आप उसको सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो पेपर पास करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक एक सेक्शन को लिंक करना है, एक एक सेक्शन के ऊपर इलस्ट्रेशंस देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और चीज लिखता हूँ, कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग। जब मीटिंग होगी, फॉर एग्जांपल जब मीटिंग्स होंगी तो मीटिंग का एक कोरम होना चाहिए, भाई इतने लोग मौजूद होने चाहिए तभी मीटिंग आगे इनिशिएट होगी, अदरवाइज तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। मीटिंग में कोरम का होना जरूरी है। द कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग शैल बी in the case of a public listed company unless the article provides for a larger number not less than 10 members present personally। मैं फिलहाल इसको यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, सही है। इसका मतलब है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है तो 10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना लाजमी है, 10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना लाजमी है। अच्छा, provided that if within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present। सही है, 11 बजे की मीटिंग है, 11:30 बज चुके हैं, 10 मेंबर्स आए नहीं है, 8 मेंबर मौजूद है, quorum कितना था 10 का, सही है। The meeting it shall stand adjourned। इसका मतलब adjourned का मतलब पोस्टपोन हो जाएगी मीटिंग, सही है। कब तक पोस्टपोन हो जाएगी इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लास में, अगले हफ्ते तक पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यार अगर आप एक कंपनी लेके बैठे हुए और शेयर होल्डर ही नहीं है आपके पास आपकी मीटिंग में, तो आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या रेजोल्यूशन लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। The meeting for a public listed company was scheduled at 11 AM to discuss 5 agendas। 10 members were present personally। quorum पूरा हो गया, 10 members were present personally, yes quorum पूरा हो गया, and carrying voting power of 26%। However, once the meeting is presided by the chairman, 2 agendas were resolved by the members। सही है। However, 6 members left the meeting for the remaining 3 agendas। Can a quorum will be considered as met। अब देखिए, अब ये अगर पेपर में सवाल आते हैं तो मुझे बताएं, 11 बजे मीटिंग का टाइम था, 10 के 10 मेंबरान मौजूद थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कोरम की वो मौजूद थे, सही है। 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, कोरम पूरा था, चेयरमैन ने कहा चलिए जी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बताएं जी क्या हम इस बार केपीएमजी को ऑडिटर अपॉइंट करें। शेयरहोल्डर ने कहा हाँ जी केपीएमजी को ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। दूसरा उसने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इत्तेफाक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स कहता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं, ठीक है। नमाज का ब्रेक आया, लंच का ब्रेक आया, 1-1.5 घंटे का ब्रेक आया। उसके बाद वापस जब मीटिंग कंटिन्यू होने लगी
तो उससे वो सिर्फ 4 मेंबरान मौजूद थे, 6 मेंबरान जा चुके थे। अब डायरेक्टर कह रहा है, अब चेयरमैन बैठ के कह रहा है कि जी हाँ जी बताएं, डिविडेंड हम इतना डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, क्या बताएं, आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते, मुझे बताएं क्या कोरम वाली रिक्वायरमेंट पूरी है, ये जो डिविडेंड का रेजोल्यूशन पास करवाने जा रहे हैं क्या ये पूरा है कि नहीं है। जब तक हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसका आंसर इन्हीं लॉ में ही लिखा हुआ है, तो लॉ को बड़ा तमीज से पढ़ना पड़ेगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ। Every company shall hold an annual general meeting within 16 months from the date of its incorporation, and thereafter once in every calendar year within a period of 120 days following the close of financial year. For example, अगर आपका ईयर एंड जून 30 2022 है तो उसके 120 दिन के अंदर, तो मैंने समझाने के लिए हर महीना 30 दिन का रखा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इसका मतलब है आपने जो एजीएम करनी होगी उसकी लास्ट डेट क्या होगी, फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर 2022 होगी। ठीक है, कंपनी ने एजीएम शेड्यूल करी 30 अक्टूबर को ही, तो इसका मतलब कंप्लाइंट कर रहा है। द quorum was not present, therefore the meeting was adjourned for the next week। अब मीटिंग आपकी कहां चली गई है, मीटिंग आपकी नवंबर 7 तक चली गई है। प्यारे बच्चों, लॉ में लिखा हुआ है कि आपने मीटिंग होल्ड करनी है विद इन 120 डेज। अब जब आप 7 नवंबर को मीटिंग अपनी लेके जाओगे तो क्या ये नॉन कंप्लायंस है या कंप्लाइंट है, ये बड़ा एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब तक हम इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम कभी भी पेपर को पास नहीं कर सकेंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लॉ के हर एक सेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह आपको एक अच्छी एग्जांपल्स दूं, इसी तरह की 1000 इलस्ट्रेशंस आपके सामने रखूं, ताकि बच्चा बड़ा क्लियर हो कि यार लॉ ये कहना चाह रहे हैं। जब तक आपको लॉ पढ़ने की तमीज नहीं आएगी, पेपर पास करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो हमने चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना है, इस तरीके से चीज़ें पढ़नी है हमने। तो हमारा फोकस क्या होगा, हम स्टैंडर्ड्स को कैसे मेमोराइज कर लेंगे, लॉजिक, लिंकिंग और कॉन्सेप्ट के थ्रू। जब हमारे पास इलस्ट्रेशंस होंगी, चीज़ें होंगी, हम बड़े आराम से पढ़ लेंगे। कोर्स इनकम्प्लीट कोर्स कवरेज नहीं होगी, इंशाल्लाह 100% कोर्स कवरेज होगी और पेपर से बहुत पहले हो जाएगी। हर एक सेक्शन के ऊपर इलस्ट्रेशंस होंगी। ये सेक्शन है, ये 4 इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं, 4 इलस्ट्रेशंस निकलती हैं, इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। लैक ऑफ ड्राफ्टिंग एक बड़ा मसला है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, तो हम कोशिश करेंगे कि हर लॉ को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, कितने सेक्शंस रेलिवेंट है, किस सेक्शन को पहले लिखना है, किस सेक्शन को बाद में लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम फाइनल के सवालात की प्रैक्टिस करेंगे और फोकस हमारा क्विजेस और मॉक्स की तरफ ठीक ठाक इंशाल्लाह होगा। सही है, थोड़ा सा मैं आपके साथ अगर पोर्टल शेयर करूं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये मीटिंग का सेक्शन खुला हुआ है। सही है, अब अगर हमारे पास ये मीटिंग का सेक्शन खुला हुआ है, तो अगर आप मीटिंग में सेक्शन में देखें तो हर एक सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे लेक्चर दिखेगा, हर एक सेक्शन के ऊपर, तो आपको क्विक रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। सही है, खुदा ना खासा क्लास मिस होगी तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। और प्लस अगर आप देखें जहां हमारे सेक्शंस एंड होते हैं उसके बाद हम रिकैप करते हैं, और रिकैप करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और समर 2016 ये सीए फाइनल का एक बड़ा जबरदस्त सवाल था, ये हमने करा था। तो ठीक ठाक पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हम कर रहे होते हैं, प्लस पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो आपके पास हर चैप्टर के एंड पे ठीक ठाक एमसीक्यूज हैं। और एमसीक्यूज कैसे हैं कि अगर एक सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि जी किन लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो इस सेक्शन में अगर आप देखें तो कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, 20 की जगह 21 लिखा हुआ होगा, 20 की जगह 19 लिखा हुआ होगा, प्लस एसोसिएशन, एंटिटी, अंडरटेकिंग्स, ये वर्ड लिखे हुए थे, 2 वर्ड लिखे होंगे, तीसरा वर्ड मिसिंग होगा। तो जितनी चीजें वहां पे मेंशन है, जिस चीज के ऊपर वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, हर चैप्टर के एंड पे आपके पास एमसीक्यूज और हर चैप्टर के एंड पे आपके पास मॉक्स वगैरह प्यारे बच्चों अवेलेबल होंगे। तो बड़ा ख्याल रखना है हमने इस तरीके से कि हर एक चीज के ऊपर हमने पास्ट पेपर्स की ड्राफ्टिंग करनी है। मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह हमारी क्लास है लॉ की, ऑडिट के बाद इंशाल्लाह हम लॉ की क्लास रखेंगे, मजीद इसको हम पढ़ेंगे। और पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं पहली क्लास में आपको पूरा लॉ का स्ट्रक्चर बना दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या है, पढ़ना किस तरीके से, फोकस कहाँ पे करना है। और जब इंशाल्लाह हम 1 से 2 सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो 2 सेकंड में ये सेक्शन हो जाता है, लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम हम करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको इलस्ट्रेट करते हैं, तो ठीक ठाक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। और जब तक वो कन्फ्यूजन आपकी दूर नहीं होगी, पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।